हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। पढ़ाई पढ़ाई में रेगुलरिटी रखिए। ओके। रिजल्ट उसी से बनता है। तो आज के क्लास में हम लोग बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। बॉन्डिंग का हम लोग एक थ्योरी पढ़ रखे हैं, वार्नर्स बॉन्डिंग थ्योरी। पहला जो साइंटिस्ट आया कोऑर्डिनेशन में, वही बताया उसने कि बॉन्डिंग किस तरह से मेटल में बनता है। फिर उसमें कुछ डिमेरिट आ गया, उसका कुछ लिमिटेशन आ गया, तो फिर दूसरा थ्योरी आ गया। इस तरह से कई सारे थ्योरी आ गए कि कोऑर्डिनेशन में मेटल और लिगेंड के बीच किस तरह का बॉन्ड बनता है, कौन कौन सा नेचर वो हो रहता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज का टॉपिक देखिए यही है, उपसहसंयोजक यौगिक में बंधन का सिद्धांत। कौन कौन सा देखिए सिद्धांत है बंधन का, वही हम लोग रीड करेंगे। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये आप रीड कर रखे हैं। ओके। वीबीटी, वीबीटी पढ़ना है। सीएफटी, वीबीटी क्या होती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीएफटी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। ओके। यहाँ तक आपके सिलेबस में है, ये दोनों हायर क्लास में पढ़ेंगे। एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारे थ्योरी मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। ओके। कहिएगा सर इतने थ्योरी का क्या जरूरत पड़ गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज है, एक थ्योरी आई तो ये सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा थ्योरी आ गया, ये इसमें भी डिमेरिट आ गया, तीसरा थ्योरी आ गया, इसमें भी डिमेरिट आ गया। इस तरह से कई सारे थ्योरी आते चले गए। ओके। तो हम आज के क्लास में देखिए वीबीटी नहीं करा के सीएफटी कराएंगे। वीबीटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले ऑब्जर्व करके तब उसके प्रॉपर्टी को बताता है, तो थोड़ा सा उसको समझाने में आसान हो जाता है सीएफटी पढ़ाने के बाद। तो पहले हम सीएफटी देखिए स्टार्ट करेंगे। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। पहला जो थ्योरी आया आपने रीड कर रखा है। आज के क्लास में कौन सा रीड करेंगे? आज के क्लास में सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का कुछ पॉइंट मैं देखिए बताने जा रहा हूँ। इसने क्या किया, मेटल और लिगेंड के बीच का बंधन आयनिक मान लिया है। सीएफटी के अनुसार, सीएफटी के अनुसार धातु और लिगेंड के बीच का बंधन, के बीच का बंधन आयनिक होता है, रहता है, आयनिक होता है। ऐसा इसने मान के आगे बढ़ा। धातु और लिगेंड के बीच का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बंधन कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है। और लिगेंड जो ऋणात्मक लिगेंड है उसको पॉइंट मान लिया। ऋणात्मक, ऋणावेशित, ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में, एक बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। जो ऋणात्मक आवेश होगा उसको बिंदु आवेश के रूप में माना गया। एवं उदासीन लिगेंड को डायपोल, द्विध्रुव के रूप में, द्विध्रुव आवेश के रूप में माना गया है। फटाफट आप कॉपी करने में फटाफट रहिए, मिटा देंगे हम। देखिए
CFT के अनुसार धातु और लिगेंड के बीच का बंधन आयनिक होता है। ऋणावेशित लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। उदासीन लिगेंड को एक डायपोल द्विध्रुव आवेश माना गया है। ये सब कौन कह रहा है? ये सब CFT का थ्योरी कह रहा है। CFT के थ्योरी में ये सब बताया गया है। ओके, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? डीजेनरेट, तीसरा जो पॉइंट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल या स्टेट अपभ्रष्ट कक्षा या अवस्था, अपभ्रष्ट कक्षा या अवस्था। जब डी ऑर्बिटल आइसोलेटेड स्टेट में, मेटल जब आइसोलेटेड स्टेट में रहता है तो उसके डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। सब डी ऑर्बिटल, 5 तरह का डी ऑर्बिटल होता है, उसकी ऊर्जा समान होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं आप? लिखिए इस पॉइंट को। धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु या आयन के आइसोलेटेड अवस्था में उसके पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। आइसोलेटेड मीन्स अकेले, आइसोलेटेड मीन्स अकेले अकेले है, जब वो किसी के साथ मिक्स नहीं है। आइसोलेटेड मीन्स पृथक, अकेले रहेगा जब आइसोलेटेड का मतलब। कॉपी कर लीजिए आप। डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं? धातु परमाणु या आयन की आइसोलेटेड अवस्था में उसके पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है, बराबर होती है, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और चौथे पॉइंट में देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट, जब लिगेंड मेटल के नजदीक आएगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तब यही डीजेनरेसी खत्म हो जाता है और डी ऑर्बिटल टूट जाता है दो भाग में, T2G और EG में। देखिए अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जब लिगेंड धातु के डी ऑर्बिटल के नजदीक बंधन बनाने के लिए आता है तो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मतलब जो ऊर्जा बराबर था, डीजेनरेसी नष्ट कर जाती है और यह और डी ऑर्बिटल दो भागों में बट जाती है।
डी ऑर्बिटल कितने भाग में बढ़ जाएगी? डी ऑर्बिटल 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला भाग है T2g और दूसरा भाग है Eg। अब T2g और Eg 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको करा रखा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो भी डाल रखा हूँ जिसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में बता रखा हूँ। फटाफट कॉपी कर लीजिए आप। जब लिगैंड धातु के डी ऑर्बिटल के नज़दीक बंधन बनाने के लिए आता है तो डी ऑर्बिटल की डीजेनेरेसी नष्ट कर जाती है और डी ऑर्बिटल 2 भागों में बट जाता है, एक T2g दूसरा Eg। में भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए डी ऑर्बिटल 2 भाग में बट गया और इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। यदि आप डी ऑर्बिटल का पांचों का स्ट्रक्चर जान जाइएगा, CFT खत्म। CFT उसी का कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा। डी ऑर्बिटल पता है आपको डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बेल होता है। ये रहा, इसको लोब्स बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ये जो है इसको लोब्स रीड करेंगे। डी ऑर्बिटल कितने भाग में बट गया? T2g है। T2g भी 3 टाइप्स का होता है, DXY, DYZ, DZX। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, वहाँ पर मिलेगा। EG 2 प्रकार का होता है। ये होता है DX² - Y², ये DZ²। 2 तरह का होता है। इसका जो लोब्स होता है T2g का जो लोब्स होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का घर, उसी को लोब्स कहते हैं। वो 2 एक्सिस के बीच में रहता है और इसका लोब एक्सिस पर रहता है। इसका लोब्स 2 एक्सिस के बीच में पाया जाता है। इसका लोब्स कहाँ पाया जाएगा? 2 एक्सिस के बीच में। और Eg का लोब्स कहाँ पाया जाएगा? Eg का लोब्स एक्सिस पर पाया जाता है। एक्सिस पर पाया जाता है। कॉपी कर लिए होंगे आप। मुझे फिर मिटा के अब सबका फिगर बनाना है। Eg वाले का इसका फिगर कैसा होगा, इसका फिगर कैसा होगा, ये सब मुझे ड्रॉ करना है। मे भी आपने कॉपी किया होगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब मैं सबका फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। Eg वाले का कैसा फिगर होता है, T2g वाले का कैसा फिगर होता है। अभी क्या बताया मैंने? Eg में लोब्स कहाँ पर रहता है? लोब्स एक्सिस पर रहता है। लोब्स कहाँ रहता है? एक्सिस पर रहता है। और इसका देखिए पहला जो है आपका DX² - Y², ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो DX², कौन कौन सा एक्सिस यूज हुआ है? x और y। और डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बेल। ओके, एक लोब x एक्सिस पर जाएगा, एक लोब x एक्सिस पर रहेगा और दूसरा लोब y एक्सिस पर रहेगा। यही किसका स्ट्रक्चर हो गया? DX² - Y²। आ जाइए DZ²। लोब कहाँ पर जाएगा? Z एक्सिस पर। ये रहा Z एक्सिस पर लोब चला गया। लोब कहाँ चला गया? Z एक्सिस पे चला गया और एक सर्कुलर रिंग रहता है इसमें। ऐसे करके देखिए, एक सर्कुलर रिंग रहेगा जो x, y, z सब एक्सिस पर DZ² में। ये DZ² का स्ट्रक्चर होता है। ओके, आपको याद रखना है ऊपर वाला चीज़ आपको याद रखना है कि Eg वाले में लोब्स कहाँ पर रहता है? लोब्स एक्सिस पर रहता है। ये फिगर, ये नहीं समझिएगा CFT रटना पड़ जाएगा। ये समझ गए, CFT खत्म। नेक्स्ट देखिए T2g।
T2G में लोब्स कहाँ रहता है? एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में पाया जाता है। लोब कहाँ पाया जाता है? दो एक्सिस के बीच में। तो देखिए मैं उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ बारी बारी से। जैसे मुझे ड्रॉ करना है डी एक्स वाई का। कौन कौन सा आया है एक्सिस? एक्स और वाई। ये एक्स है और दूसरा वाई। ये T2G का पार्ट है। लोब कहाँ पाया जाएगा? एक्सिस के बीच में पाया जाएगा। ये रहा लोब, एक्सिस के बीच में पाया जाता है। कहिएगा सर जेड एक्सिस को कहाँ भेज दिए घूमने? जेड एक्सिस तो एक्स वाई के बीच में ऐसे परपेंडिकुलर है। पेपर पे कैसे दिखाएंगे? पेपर पे इसके बीच में दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जेड पर है? नहीं है। ये लोब जेड पर नहीं है। 2D स्ट्रक्चर है, लग रहा है जेड पर है, जेड पर रहता नहीं है। जेड एक्स वाई के बीच में आता है, इसीलिए इस पर पेपर पे लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो एक एक्सिस यहाँ नहीं रहेगा उस पर एक लोब डाल देंगे, क्योंकि वह दोनों के बीच में आएगा। एक्स वाई के बीच में जेड आता है, इसीलिए एक जेड पर दिखा दिया, लेकिन जेड पर लोब नहीं है। नेक्स्ट देखिए डी वाई जेड। याद कीजिए डी वाई जेड कौन सा एक्सिस नहीं है? एक्स नहीं है। तो डी वाई जेड के बीच में ही तो एक्स आता है। तो एक लोब कहाँ दिखाइएगा? एक लोब एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। एक लोब कहाँ दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पर। लेकिन है एक्स एक्सिस पर? बिल्कुल नहीं है, वाई जेड के बीच में है। ये लोब कहाँ है? वाई जेड के बीच में। पेपर पे लग रहा है कि एक्स एक्सिस पर है, नहीं है। जेड और एक वाई जेड के बीच में दिखा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका डी एक्स जेड। डी एक्स जेड कौन सा एक्सिस नहीं है? वाई नहीं है। वाई कहाँ आता है? एक्स जेड के बीच में आता है। तो एक जय हम लोग वाई पे दिखाएंगे, एक कहाँ दिखाएंगे? वाई पे दिखाएंगे, और एक एक्स जेड के बीच में दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या समझ में आया? जो एक एक्सिस नहीं है एक उस पे दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि एक्स वाई के बीच में ही तो जेड रहता है, और मुझे दोनों एक्सिस के बीच में दिखाना है। मुझे कहाँ दिखाना है? दोनों एक्सिस के बीच में दिखाना है। आप फटाफट कॉपी कर लिए होंगे। अब मुझे मिटा के देखिए ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग दिखाना है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कैसे होगा, इस चीज़ को दिखाना है मुझे। फटाफट आप कॉपी कर लीजिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल जटिल में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना। इसका हिंदी विपटन। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, हिंदी विपटन लिखा हुआ है। ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल कैसे टूटेगा? ये रहा देखिए ऑक्टाहेड्रल एम, ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई, ये जेड। कितने डिग्री पर है? ये 90 डिग्री पर है। देखिए लिगेंड 90 डिग्री पर जा रहा है मेटल के पास। एक्सिस कितने डिग्री पर रहता है? एक्स वाई जेड, ये भी 90 डिग्री पर है। लिगेंड किस रास्ते से जा रहा है? देखिए लिगेंड एक्सिस के रास्ते से जा रहा है, मेटल के पास।
लिगैंड किस रास्ते से जा रहा है? लिगैंड एक्सिस के रास्ते से जा रहा है। अब ये किससे जाके टकराएगा? ईजी वाले से टकरा जाएगा। लिगैंड जब यहाँ मेटल है, लिगैंड जब मेटल के नजदीक आना चाहेगा ऑक्टाहेड्रल में, ये ऑक्टाहेड्रल का है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मीन्स क्या हो गया? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड एक्सिस के रास्ते से जाता है, तो जो उसके रास्ते में आएगा उससे टकरा जाएगा। और उसके रास्ते में कौन आएगा? ईजी आएगा। क्यों आएगा ईजी? ईजी में अभी बताया है, ईजी में लोब्स एक्सिस पर रहता है, एक्सिस पर रहता है। जैसे अभी आपको दिखाया था ईजी वाले का, देखिए इस तरह से दिखाया था, dx² - y², इस तरह से दिखाया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लोब कहाँ पर है? एक्सिस पर है। लिगैंड किस रास्ते से जा रहा है? लिगैंड देखिए इसी रास्ते से जा रहा है, एक्सिस के रास्ते से जा रहा है। किससे टकराएगा? ईजी वाले से टकरा जाएगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। T2G का उससे कम टकराएगा, उसका एनर्जी घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको कॉपी कीजिए फटाफट। अब स्प्लिटिंग का देखिए डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग का डायग्राम, टॉपिक यही है। स्प्लिटिंग का डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये डी ऑर्बिटल है, पहले इसका एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो गया, अब ये टूट जाएगा। यही टॉपिक यही है, इसको मुझे मिटाना है। टॉपिक आप इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं। अब ये टूट जाएगा, देखिए ये टूट गया। ईजी वाले का एनर्जी ऊपर चला गया, ये ईजी वाला है, ये ईजी का घर है, और इसका एनर्जी नीचे आ गया। ये T2G का घर है। ये किसका घर है? T2G। ये dxy, dyz, dzx, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है इसको डेल्टा O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा O। ये बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर है ये, ओके। इसका नाम क्या है पता है आपको? dx², dx² माइनस, पता है आपको? dx² - y² dz²। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को ये आता है +3/5 डेल्टा O, या इसी को लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा O। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को ये 2.5 आता है माइनस में डेल्टा O। ये जीरो लेवल है, इससे ऊपर जा रहा है प्लस, इससे नीचे जा रहा है तो माइनस। यही फिगर आपको समझना था कैसे स्प्लिट कर रहा है, ओके। डेल्टा O। यहाँ पर ये कौन सा टॉपिक है? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, अष्टफलकीय यौगिक में, ओके। ये एवरेज एनर्जी है, ये औसत एनर्जी है, औसत ऊर्जा है डी ऑर्बिटल। और यहाँ देखिए सबका एनर्जी सेम है, इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल। सब में इलेक्ट्रॉन देखिए मैं फील कर रहा हूँ, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन फील कर देता हूँ, एक क्लॉकवाइज में, एक एंटी क्लॉकवाइज में, ओके। फटाफट आप इसको कॉपी कीजिए। फिर मैं यहाँ देखिए डेल्टा O, डेल्टा O किसको बताता है? डेल्टा O बताता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। किसको बताता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। O किसको बता रहा है? O ऑक्टाहेड्रल को बता रहा है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो आप फटाफट इस फिगर को कॉपी कीजिए। अब EG क्यों ऊपर चला गया, T2G क्यों नीचे आ गया, वो मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूँ। वैसे तो आप यदि dxy dyz इन सब का फिगर समझ गए तब तो बहुत आसान। देखिए लिगैंड जा रहा है, लिगैंड जा रहा है, किस रास्ते से? ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है, 90 डिग्री पर जा रहा है।
और एक्सिस भी कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पे। किससे जाके टकराएगा, जो एक्सिस पर रहेगा, जिसका लोब्स कहाँ रहेगा, एक्सिस पर। किसका लोब एक्सिस पर है, ईजी वाले का लोब एक्सिस पर। ईजी वाले से टकरा जाता है, ईजी वाले के ऑर्बिटल से टकराता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। और T2G वाले से कम टकराया तो उसका एनर्जी घट गया। कॉपी कर ली, वही दिखाया है मैंने। ईजी वाले का एनर्जी बढ़ गया, T2G वाले का घट गया। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए मुझे अब सब मिटा के फिर स्टेटमेंट लिखना है। मैं देखिए अब स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल जटिल में, ऑक्टाहेड्रल जटिल में लिखिए आप फटाफट। ऑक्टाहेड्रल जटिल में लिगैंड एक्सिस के रास्ते मीन्स अलोंग द एक्सिस, ये अलोंग एक्सिस के रास्ते मेटल के डी ऑर्बिटल के पास जाता है। मेटल के डी ऑर्बिटल के नजदीक बंधन बनाने जाता है, जिसके कारण ईजी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि T2G ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच रिपल्सन प्रतिकर्षण कम होता है, रिपल्सन कम होता है, जिसके कारण इसकी ऊर्जा घट जाती है। ओके, हमने देखिए इसको ऊपर क्यों कर दिया, इसको ईजी वाले को ऊपर क्यों कर दिया, T2G वाले को नीचे क्यों कर दिया, स्टेटमेंट में भी लिख दिया हूँ। आपको 100% आ जाएगा, फटाफट कॉपी कीजिए। ऑक्टाहेड्रल जटिल में भी हम लोग पढ़ रहे थे, अब आगे टेट्राहेड्रल में पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल जटिल में लिगैंड एक्सिस के रास्ते मेटल डी ऑर्बिटल के नज़दीक बंधन बनाने जाता है, जिसके कारण ईजी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है और उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि T2G ऑर्बिटल और लिगैंड के बीच प्रतिकर्षण कम होता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा घट। कहिएगा सर ये कैसे पता चला, ईजी वाले से ही रिपल्सन ज़्यादा होगा। जाके फिगर देखिए, ईजी वाले का जो ऑर्बिटल्स का फिगर है dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, कैसा फिगर वो बनाया हुआ है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखिए पूरा दिख रहा होगा आपको, मे भी आपने कॉपी किया होगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।